नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राधेश्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है इस बारे में पढ़ा था। और चार्ज के कितने मेथड होते हैं, और चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन एंड चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। और चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज के बारे में बेसिक सी चीज़ें जो हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने कवर की थी। तो आज की इस क्लास में अपन नेक्स्ट सेगमेंट पे जाएंगे, प्रोसीड करेंगे आगे। तो चलते हैं आगे और पढ़ते हैं आज का चैप्टर, जो आज का टॉपिक। तो देखो आज हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की, बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आज हम पढ़ेंगे चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज। उसके अंदर अपन फर्स्ट पढ़ेंगे, आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव या फिर आप बोल सकते हो कंजर्वेशन, ठीक है। एक सेकंड, कंजर्वेशन ही लिखते हैं, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और आपकी थर्ड जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी होगी क्वांटाइज क्वांट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सॉरी, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेसिकली ये तीन जो प्रॉपर्टीज हैं वो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले बात करते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ओके। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज के अंदर अपन पढ़ेंगे, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो एडिटिव नेचर जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इसका मीन्स क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एडिटिव है नेचर में, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज additive in the nature, additive in the nature, mean to say if a system contains a charge of q, ठीक है। if our system, ये एक अपना सिस्टम है, ये कंटेन कर रहा है चार्ज, टू चार्ज कंटेन कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट आपका q1 है, सेकंड आपका q2 है, ओके। then the total charge of the system, the charge of the system total charge of this system is nothing but the q1 plus q2. This nature is called additive nature of the charge, electric charge. तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपका एक सिस्टम होता है उसके पास अगर दो चार्ज है q1 और q2, तो अगर हम उसका टोटल चार्ज फाइंड करना चाहते हैं, अपन उसका नेट चार्ज फाइंड करना चाहते हैं, तो अपन उस जो चार्ज है उनके पास Q1 और Q2 उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको टोटल चार्ज फाइंड करना था Q, तो उसका टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, ओके। सीधा सा एडिटिव नेचर होता है, ओके। जैसे कि इन जनरल अपन माने कि आपका एक सिस्टम है, ठीक है। इन जनरल मैं मानूँ ये आपका एक सिस्टम है, इसके पास Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है और Qn है। ये चार्ज है इसके पास। दिस इज अवर सिस्टम लाइक दिस,
and it contains the charge q1, q2, q3 and q4 and डैश 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 qn। ओके, ये इसके पास कितने प्रकार के चार्ज हो गए, एक q1 है, q2, इस प्रकार के बहुत सारे इसके पास चार्ज है। तो एडिटिव नेचर में क्या होता है, जब हम टोटल चार्ज फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल चार्ज फाइंड करने का यही तरीका होगा कि इसको आप ऐड कर दो, जितने भी चार्ज है सिस्टम के पास उनको ऐड कर दो। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डैश 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 प्लस Q1, जितने चार्ज दे रखे हैं सिस्टम में सबको ऐड कर दो। जैसे कि मेरा ये पेन है, इसमें आपको दे दिया 5 गुलाम, 6 गुलाम, 7 गुलाम, बताइए इसका टोटल चार्ज क्या है। तो क्या करोगे, बेसिकली 5 गुलाम, 6 गुलाम और 7 गुलाम को जोड़ दो, सीधा सा आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी जो टोटल चार्ज है वो आ जाएगा। और इस जो ये वाला जो अपना प्रोसेस है, इसको अपन एक और नाम से बोल सकते हैं कि सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम हमें क्या कहती है कि कोई भी अगर आपको दे रखा है चार्ज, तो उसका जब टोटल चार्ज फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसका जो एल्जेब्रिक सम है वो कर देंगे और हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन टोटल चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो इसका ये हो गई अपन की चार्ज की एक प्रॉपर्टी कि जो चार्ज जो है वो एडिटिव इन द नेचर है। ठीक है, चार्ज क्या है, सॉरी एक सेकेंड, जो अपना चार्ज है वो क्या है, एडिटिव नेचर का है। ठीक है, यानी कि अपन उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एल्जेब्रिक सम होगा, यानी कि अगर आपका माइनस में है चार्ज तो आपको माइनस लेना और प्लस में तो प्लस लेना। ठीक है, तो अगर मैं एक क्वेश्चन करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, जैसे कि मेरे पास एक सिस्टम है ये, ठीक है, और इसके अंदर 3 गुलाम है, एक 4 गुलाम है, 4Q है, ठीक है, एंड -2Q, व्हाट इज टोटल चार्ज, व्हाट इज द टोटल चार्ज। तो क्या करोगे, बेसिकली अपने पास चार्ज कितने हैं, एक -3Q है, सॉरी +3Q है, 4Q है और -2Q है। टोटल चार्ज फाइंड करना है, Q टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इनका एल्जेब्रिक सम कर लो। तो Q1 की वैल्यू 3Q है, Q2 की वैल्यू 4Q है और Q3 की वैल्यू जो है वो प्लस -2Q है। तो क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा 7Q -2Q, ये हो जाएगा आपका 5Q। तो इस जो सिस्टम का आपका टोटल चार्ज है वो कितना आ गया, 5Q आ गया। ठीक है, 5Q। अगर आपको एक सेकेंड क्वेश्चन मैं दूं कि आपके पास एक सिस्टम है और इसके पास 2 गुलाम, 3 गुलाम, 4 गुलाम, 5 गुलाम, ये 4 चार्ज है, Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू आपके पास है। अब फाइंड करना है आपको टोटल चार्ज। जल्दी से कमेंट में बताइए टोटल चार्ज क्या होगा, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, जल्दी। तो बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, Q टोटल फाइंड करोगे, तो आप क्या करोगे, एल्जेब्रिक सम लेंगे इनका, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, क्योंकि ये CUET में और STSC NTSC बोर्ड इन सब में ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेसिक से, मतलब इतने भी सरल नहीं आएंगे लेकिन बेसिक पता होना चाहिए आपको। तो ये इसका क्या करोगे, एल्जेब्रिक सम ले लोगे, तो 2C 3C 4C प्लस 5C कितना हो जाएगा, देखो 3 और 2 5 और 5 10 और 4 14 गुलाम हो गया। ठीक है, इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो क्या आ गया, 14 गुलाम आ गया। तो ये है एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज। अब अपना नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था उस पर जाते हैं अपन। ओहो, ज़्यादा नीचे चले गए अपन, हाँ आ गए। अपन क्या करते हैं, अब एडिटिव नेचर हो गया अपना, उसके बाद अपना सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सेकंड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए हेडिंग लगाते हैं। सेकंड आपका है, सेकंड है कंजर्वेशन
ऑफ चार्ज। ओके, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में अगर आप बात करें तो बोलेंगे आप आवेशों का, या फिर आवेश का लिख सकते हो, ठीक है, आवेश का संरक्षण। ठीक है, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा कि आपका जो कोई भी प्रोसेस होगा, कोई भी रिएक्शन है, कोई भी प्रोसेस है, तो उसमें जो अपना चार्ज है वो ना तो टूटेगा और न ही नया बनेगा। चार्ज ना तो टूटेगा और न ही नया बनेगा। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में आप ले लो, तो चार्ज आपका है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, चार्ज रिमेन सेम, सेम। ठीक है, चार्ज रिमेन सेम। उसको ना तो आप नष्ट कर सकते हो और न ही आप बना सकते हो। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही इसकी सीधी सी परिभाषा है। चार्ज कैन नॉट कैन नाइदर नाइदर बी क्रिएटेड नो नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सीधी परिभाषा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब चार्ज को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। तो आखिर होता क्या है, किसी भी प्रोसेस में चार्ज न तो बन सकता है, न ही नष्ट हो सकता है। तो आखिर उस प्रोसेस में क्या होता है, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि चार्ज का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। बेसिकली ओनली ऑन चार्ज का ट्रांसफर होता है। वहाँ पे ना तो चार्ज नया बनता है, ना ही अपना नष्ट होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है, ओनली आपका जो चार्ज है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे कि आपका अगर कोई मैं ये दो बॉडी मानूं, आपने इनको आपस में रब किया, तो यहाँ का 5 कूलम चार्ज जो था वो इसके पास चला गया, तो इसके पास पहले 0 था और इसके पास टोटल 10 कूलम था। ठीक है, तो यहाँ का 5 कूलम जो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यानी कि इस पे कितना हो गया, 5 कूलम हो गया, और इस पे कितना रह गया, अब इस पे रह गया 5 कूलम। पहले चार्ज कितना था दोनों पे, नेट चार्ज कितना था, 10 + 0 = 10। अब दोनों का कितना रह गया चार्ज, अब देखो, अब इस पे 5 रह गया, इस पे भी 5 रह गया, 5 + 5 अगेन 10 कूलम। तो इसका मतलब चार्ज जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। चार्ज क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसको ना तो अपन नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। तो इसका मतलब जो चार्ज है वो हमेशा संरक्षित रहता है, कंजर्वेटिव इन द नेचर। ठीक है, और उसके बाद चार्ज का ये हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। उसके बाद आता है क्वांटिजाइजेशन ऑफ द चार्ज, यानी कि चार्ज जो आवेश है उसका क्वांटीकरण। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज थर्ड है आपका। तो सेकंड में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कुल मिला के देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, कि जो एक बार मैंने समझा दिया, अच्छे से समझ गए होंगे अभी आप, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज को आप ना बना सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। चार्ज हमेशा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होता है। अगर एक वस्तु निगेटिव होती है तो दूसरी पॉजिटिव हो जाती है। नेट चार्ज हमेशा 0 रहता है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि 5 कूलम की वस्तु थी, उसमें से आपने 3 कूलम काट के अलग कर दिया और 2 कूलम अलग कर दिया, वो अलग कभी नहीं होगा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे ट्रांसफर होगा। आप चार्ज को नष्ट नहीं कर सकते एकदम से। जैसे कि 10 कूलम किसी के ऊपर चार्ज है, तो आप उस 10 कूलम से 0 कूलम नहीं कर सकते, उसको चार्ज को बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब उससे हटा नहीं सकते आप उसको। क्यों, अगर आप उससे साथ ट्रांसफर करवाते हो तो हो जाएगा। जैसे कि कोई दूसरी वस्तु पे आपने ट्रांसफर किया तो वो चलेगा, लेकिन आप उसको नष्ट नहीं कर सकते हो, न ही आप चार्ज को बना सकते हो। ठीक है, चार्ज हमेशा रिमेन सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, और अगर किसी वस्तु कोई पॉजिटिव है तो सामने वाली नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन चार्ज हमेशा 0 रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वांटीकरण। ठीक है, क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन
डायरेक्शन ऑफ द चार्ज। इसका मतलब क्या होता है कि जो कोई भी बॉडी होती है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका पूर्ण गुणज होता है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, कहाँ चला गया। जैसे कि आपकी कोई बॉडी है, इस पे आपका क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इस पर जो चार्ज है क्यू, वो आपका हमेशा इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, आपका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, जल्दी से कमेंट बताओ। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ये वाला। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि पूर्ण गुणज होता है। तो जो किसी भी बॉडी का जो चार्ज है क्यू, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अब यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो आपकी 1, n की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, तो चार्ज हमेशा क्या होता है कि देखो यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो चार्ज है किसी भी बॉडी पे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। देखो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन में नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि एन की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाए, 2/5 हो जाए, 3/4 हो जाए। ये वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओनली पूर्ण गुणज इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से आपके अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड के विद्यार्थियों के भी, और जो CUET और इन सब के लिए भी यहाँ से अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे मतलब ठीक ठाक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया कि यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, पहले स्क्रीन को जूम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपके क्वेश्चन लिखता हूँ, बुक से लिखता हूँ। ठीक है, आपको दे रखा है क्या पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल। ठीक है, यहाँ पे है पॉलीथीन, पहले क्वेश्चन देख लो। पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज found to have a negative charge, okay, negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। estimate the electron, sorry, the number of electron transferred। ठीक है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो अब आपको इलेक्ट्रॉन की जो है वो संख्या फाइंड करनी है, संख्या फाइंड करनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुए और कहाँ किससे किस में हुए हैं ट्रांसफर। यानी कि पॉलीथीन से वूल में ट्रांसफर हुआ है या वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफर हुआ है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो सॉल्यूशन क्या करना है। आपको क्यू दे रखा है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। ओके, नेगेटिव चार्ज है। ओके, ये रहा नेगेटिव चार्ज। फिर आप क्वांटाइजेशन वाला क्वांटीकरण का जो अपना रूल है वो लगाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपका होता है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, और चार्ज जो है वो ट्रांसफर इतना हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है। तो वी नो दैट Q बराबर प्लस माइनस एन ई। तो व्हाट इज द N? Q अपॉन E। अगर Q आपको दे रखा है -3 इंटू 10 to the power minus 7 कूलम, एंड इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। एन की जो वैल्यू है आपके सामने आएगी 1 पॉइंट, आप कैलकुलेट कर लेना, 1 पॉइंट शायद ये आएगी। ठीक है, 1.875 इंटू 10 to the power 12। ठीक है, कूलम नहीं आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो किस में से किस में ट्रांसफर हुए हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि अब पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ
3 × 10⁻⁷ कूलम। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज जो पॉलीथीन पीस है, पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल, ठीक है। क्या किया है, जो पॉलीथीन का जो एक पीस था उसको वूल यानी कि लकड़ी के साथ रब किया गया, ठीक है। इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो वूल है, जो आपकी वूल है यानी कि जो लकड़ी है, वो उसके ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज आया है। फाइंड टू हैव यानी कि इसके लकड़ी के ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज आया है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे, वूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी कि आया है टोटल चार्ज नेगेटिव, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुए हैं। देखो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ, अच्छा सॉरी सॉरी, आपका जो पॉलीथीन पीस है ना वो नेगेटिवली चार्ज हुआ है इतने आवेश से, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा मिस कर दिया इसमें क्वेश्चन समझने में। तो देखो अब पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल, यानी कि पॉलीथीन जो पीस था उसको लकड़ी के साथ रब किया हमने। फाउंड टू हैव अ नेगेटिव, यानी कि पॉलीथीन पीस जो है वो फाउंड हुआ है अपन को नेगेटिव चार्ज 3 × 10⁻⁷ कूलम का। तो इसका मतलब पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन का क्या पेन, ठीक है, पॉलीथीन जो है वो नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है इतना, इतना उस पर नेगेटिव चार्ज मिला अपन को। तो किसी भी वस्तु पे नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन अपने पास लेता है, किसी दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। भाई नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब अपन इलेक्ट्रॉन लेते हैं तभी तो अपने ऊपर नेगेटिव आता है, अपने ऊपर बाहर आता है। और जो देता है उसके पास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब पॉलीथीन के पास इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, लकड़ी से आए, वुल से आए। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से किससे किस में हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वुल टू पॉलीथीन, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा वुल टू पॉलीथीन। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है मास ट्रांसफर का। तो देखो जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन पे आप ऐसे करते हो Q बराबर Na की, भाई टोटल चार्ज किसी सिस्टम का होता है वो इलेक्ट्रॉन का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उसी प्रकार किसी भी सिस्टम का जो मास होता है, किसी भी सिस्टम का जो आपका मास है किसी भी सिस्टम का, वह भी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के मास का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो इसका इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन होगा कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो वुल से पॉलीथीन पे जब ट्रांसफर हुआ है तो मास का ट्रांसफर हुआ होगा कुछ। तो कैसे मास का ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, तो जरूर इसमें मास का ट्रांसफर हुआ है। कितने मास का ट्रांसफर हुआ है वो अपन फाइंड कर सकते हैं। अपने पास n की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन पर मास अपने पास है, तो टोटल मास यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, 1.875 इंटू 10⁻12 N2, इलेक्ट्रॉन पर मास होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यहाँ से आप जब इसका कैलकुलेशन पार्ट करोगे तो आपका 1.687 10⁻18 kg आपका आंसर आएगा। इतने मास का जो है वो ट्रांसफर हुआ है लकड़ी से पॉलीथीन में, वुल से पॉलीथीन में, ये जो इतना मास है वो ट्रांसफर हुआ है। क्लास यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, समझ आ रहा है ना सबको, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब आप अच्छे से यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। छोटा सा एक सेकंड, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। हाँ यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और है, अ कॉपर स्लैब ऑफ मास, चलो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अ कॉपर स्लैब ऑफ मास 2 ग्राम कंटेन 2 × 10⁻, देखो कॉपर स्लैब ऑफ मास, तो मास ऑफ कॉपर, ठीक है, डबल पी आएगा, कॉपर स्लैब दे रखा है आपको 2 ग्राम, और वो कंटेन कर रही है, कंटेंस कर रहा है वो 2 × 10⁻22 एटम्स, ठीक है। द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम इज 29 चार्ज ऑफ ईच, चार्ज ऑन द चार्ज, देखो क्वेश्चन क्या, चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम, चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ
each atom is nothing but the 29e. What fraction of electron must be removed from the sphere to give it a charge of +2 माइक्रोकूलम? ठीक है, पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन, देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर। भाई इलेक्ट्रॉन्स सॉरी स्फीयर से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें फ्रॉम द स्फीयर टू गिव इट अ चार्ज ऑफ 2 + 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम का चार्ज देना है आपको, तो कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, पहले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फाइंड करेंगे अपन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्लैब, ठीक है। तो वो कितने हो जाएंगे, देखो आपको यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे जो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम, चार्ज जो है प्रत्येक न्यूक्लियस की एटम की जो न्यूक्लियस पर वो 29e है, ठीक है, 29e है, ओके। इनटू आपको दे रखा है कि कॉपर स्लैब ऑफ मास 2 ग्राम कंटेंट्स इतने एटम, ठीक है, ये वाले एटम दे रखा है, इतने एटम है और प्रत्येक एटम के न्यूक्लियस पर इतना चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जितने एटम है उनका n2 कर लो आप, न्यूक्लियस पर जितने चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे देखो क्या निकल जाएगा, ये ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है इसको। फिर देखो आगे इसने क्या पूछा है, फिर इसने पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, कितने इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव होंगे। तो आपको पता है Q बराबर होता है NE, N बराबर होता है Q/E, ठीक है। तो N बराबर आप फाइंड करोगे Q/E, Q कितना है आपका, Q जो है आपका वो हो जाएगा, यहाँ से आप फाइंड कर लोगे, Q जो होता है वो होगा आपका टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। देखो 2 माइक्रोकूलम ही तो रिमूव करना है अपन को, स्पेयर से कितना रिमूव करना है, 2 माइक्रोकूलम रिमूव करना है। तो 2 माइक्रोकूलम है, इसका मतलब 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा, अपॉन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये भी कूलम। तो ये आपका देखो यहाँ से n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1.25 × 10⁻13, ये आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, ठीक है। फिर आता है फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, ठीक है। अब फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव यानी कि आपका यहाँ पे कितना फ्रैक्शन है, जो कितना भाग है वो रिमूव किया गया है। तो आप क्या करोगे उसके लिए, n अपॉन आप ये कर लोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, यहाँ लिखोगे n टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे n आपकी वैल्यू है 1.25 × 10⁻13 अपॉन n टोटल जो है वो 29 × 2 × 10⁻22 है। तो यहाँ से आप निकालोगे 2.11 आ जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि अनुपात निकालना था कुल मिला के आपको। ये क्वेश्चन ये था कि कॉपर स्लैब ऑफ मास 2 ग्राम कंटेन इतने एटम, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, कंटेन इतने एटम और प्रत्येक एटम की जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज है इतना, ठीक है। प्रत्येक जो एटम है, भाई इतने एटम है, 2 × 10⁻22 एटम्स हैं, प्रत्येक एटम्स की न्यूक्लियस पर उतना चार्ज है। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज मैंने फाइंड कर दिया, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया टोटल चार्ज। अब स्पेयर को रिमूव करने, इसने बोला कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द स्पेयर टू गिव इट अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज देने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, तो हमने फाइंड कर दिया कि 2 माइक्रोकूलम अपने पास, क्यू टोटल 2 माइक्रोकूलम मान लो, और इलेक्ट्रॉन का भाग देंगे तो अपने पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन फाइंड कर दिए, टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड कर दिए जो कि रिमूव होने वाले हैं, तो इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। अब फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, कितना इलेक्ट्रॉन, उसका फ्रैक्शन फाइंड करना है।
तो हमने हमारे पास टोटल जो चार्ज है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्लैब, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है और ये इलेक्ट्रॉन इतना है, तो फ्रैक्शन यानी कि n और n का फ्रैक्शन निकालना था आपको, जो कि ये आएगा, ठीक है, समझ गए। क्या करना था बेसिकली, इसमें फ्रैक्शन निकालना था इलेक्ट्रॉन रिमूव का। तो यहाँ पे आप क्या करते, जो आपके n इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किए हैं अपन ने, उसकी वैल्यू और जो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, सॉरी, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्लैब में, उसकी वैल्यू अपन को, उसका अनुपात निकालना था बेसिकली, ठीक है, समझ गए। ओके, तो ये अपना हो गया क्वांटिजाइजेशन, सॉरी, क्वांटिजेशन ऑफ द चार्ज। मेरे को थोड़ा ये वर्ड बोलने में हिचकिचाहट हो रही है। चलो आगे देखते हैं। अब आता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, अब जरा ध्यान से समझना इसको। डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। कि आपका जो मार्च नहीं यार, क्या मार्च, सॉरी, एक सेकेंड जरा रुकिए। हाँ, अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मास, यस, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, ओके। अब अपन पढ़ते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। जो आपका चार्ज है, आवेश है और द्रव्यमान है, उनमें क्या फर्क है, उनमें क्या फर्क है, चार्ज और मास में क्या फर्क है। तो चलिए इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे चार्ज, यहाँ पे लिख लेंगे चार्ज और यहाँ पे लिख लेंगे मास। फर्स्ट पॉइंट अपन ऐड करेंगे चार्ज में कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी में बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कि किसी भी बॉडी पर, किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी में बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो चार्ज, या सीधा ही मैं लिख रहा हूँ चार्ज, थोड़ा राइटिंग से लिखते हैं, में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बट आपका जो मास होता है किसी भी बॉडी का, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, मास ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी भी बॉडी पे, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो मास आपका है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो मास है, मास आपका जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे डिपेंड, वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, ठीक है, यस। रिलेटिविटी में आप पढ़ोगे, जब आप उच्च अध्ययन कक्षाओं में आओगे, तब रिलेटिविटी नाम का एक चैप्टर आएगा, उसमें आप पढ़ोगे कि मास जो है वो वेरी करता है विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। किस प्रकार से वेरी करता है, तो m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जब आपकी बॉडी बॉडी की जो स्पीड है वो c के इक्वल हो जाएगी, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे जीरो, यानी कि मास जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आपकी जो क्या बोलते हैं, इसकी स्पीड है अपनी बॉडी की, वो क्या हो, सी के इक्वल ना हो, तब आपका जो मास है यहाँ पे इस प्रकार, इस फॉर्मूले के अनुसार है जो वेरी करता है, ठीक है। एम नॉट क्या है, उसका एक्चुअल मास है, और ये जो मास है वो उसकी वेलोसिटी के कारण आया है। ये सब रिलेटिविटी में आप अच्छे से पढ़ोगे। तो यानी कि जो मास है वो इस फॉर्मूले के अनुसार वेलोसिटी डिपेंडेंट है, लेकिन जो चार्ज है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है, उसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप प्रकाश की चार्ज जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर किसी रॉकेट में भी चार्ज डाल दोगे तो भी उसकी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी पहले थी।
लेकिन अगर मास को आपने उस पर डाल दिया तो मास की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ठीक है, सेकंड पॉइंट आई थिंक क्लियर है। अब देखो ये जो मास है वो चेंज होगा इसके, ये क्या है, एक्चुअल मास है। जब ये नीचे वाली टर्म्स जो है वो जीरो सॉरी 1 के इक्वल हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, ये जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगी तो आपका m जो है वो एक्चुअल मास के बराबर हो जाएगा। जैसे कि मैं थोड़ा बता देता हूँ कि नीचे वाली जो टर्म्स है ये 1 माइनस वी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर ये 1 के इक्वल हो जाए पूरी टर्म्स, तो आपका m है वो m नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और आपका 1 से 1 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, यानी कि आपका जो v है वो 0 हो जाएगा, तब एक्चुअल मास जो है वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपकी रिलेटिविटी की बातें हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है कि चार्ज जो होता है वो, चार्ज जो होता है वो आपका, एक सेकेंड, चार्ज जो होता है आपका वो होता है क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, QUANTIZED, क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। लेकिन क्वांटिजाइज सॉरी क्वांटीकरण ऑफ मास, देखो ये वर्ड में मेरा थोड़ा बोलने में वो अटक रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो अभी तक कोई फिक्स पता नहीं चला है कि मास जो है वो क्वांटीकृत होता है कि नहीं होता है, अभी तक चल रहा है इसके बारे में। ठीक है, एक फिक्स नहीं है कि मास क्वांटीकृत होता है। ठीक है, तो क्वांटिजाइजेशन ऑफ द मास इज येट नॉट टू बी स्टेब्लिश्ड, अभी तक स्टेब्लिश्ड नहीं हुआ है। चौथा पॉइंट यहाँ पे आपका आएगा, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व्ड होगा। मैंने बोला था इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड सॉरी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मास होता है, मास कंजर्व्ड नहीं रहता, मास जो होता है वो मास में डिके होता है, वो एनर्जी के रूप में डिके हो जाता है। ठीक है, मास में एनर्जी के रूप में डिके होता है, वो कुछ भी एनर्जी हो सकती है, और इसका वाइस वर्सा भी होता है, एनर्जी जो है वापस मास में होती है कन्वर्ट, मास एनर्जी में, एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। जैसा कि आपने वो पढ़ा होगा ना, E इजिकल टू एम सी स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अनुसार जो है मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट होती है। तो यानी कि मास आपका जो है मास वो कंजर्व्ड नहीं है, इज नॉट कंजर्व्ड एज इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि फोर्स बिटवीन चार्ज, जो फोर्स होगा चार्ज के बीच वो आपका अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, यानी कि आकर्षण बल भी होगा, आकर्षण बल भी होगा और प्रतिकर्षण बल भी होगा। ठीक है, आकर्षण बल भी होगा, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा। चार्ज के मामले में आकर्षण बल भी लगेगा और प्रतिकर्षण बल भी लगेगा, लेकिन आपका जो मास होता है उसमें हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। मास हमेशा, सॉरी मास नहीं बोलना, हर बार मैं क्या मास बोल रहा हूँ, मास। ठीक है, मास जो होता है आपका वो हमेशा अट्रैक्ट करता है दूसरे मास को। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है इनके बीच, यानी कि अगर दो आपके पास मास है m1 और m2 तो उनके बीच हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, हमेशा वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, रिपल्सन प्रतिकर्षित कभी नहीं करेंगे, रिपल्सन नहीं होगा उनके बीच। लेकिन अगर आपको चार्ज दे दिए जाए प्लस क्यू और प्लस क्यू तो वे हमेशा रिपेल करेंगे, लेकिन आपको प्लस क्यू के साथ माइनस क्यू दे दिया जाए तो वे हमेशा आपस में उसको आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आकर्षण होगा और यहाँ पे आपका जो है वो प्रतिकर्षण होगा। तो चार्ज में आपके इस प्रकार आकर्षण और प्रतिकर्षण की घटना घटित होती है, लेकिन मास जो होता है उसमें ऑलवेज अट्रैक्शन होता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। ठीक है, ये था आपका डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो आई थिंक 40 मिनट का जो अपना वीडियो है वो बन चुका है, काफ़ी लॉन्ग, इतना आप लोग देख नहीं पाओगे एक दिन में। तो आई थिंक इट इज़ सफिशियंट फॉर दी टुडे। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी जो मेन चैप्टर जो है अपना वो स्टार्ट करेंगे कोलम्स लॉ से। सी कोलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे अपन,
कूलाम का नियम है उससे स्टार्ट करेंगे। फिर हम धीरे धीरे बहुत ही एक अच्छे स्टेज तक जाएंगे। काफ़ी सारी ढेर सारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। बहुत कुछ पढ़ने वाला है, वह जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। मैं राधेश्याम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।